हाय गाइस, दिस इज जीनी। आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ बायो स्टडी चैनल पे। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं इस चैनल पे पहले करा चुकी हूँ गाइस। आप लोग आई बटन पे जाके उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियोस को पूरा देखिए। अब पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, हम पार्ट 3 में पोलन ग्रेन का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था, पार्ट 2 में पूरा नहीं हो पाया था, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, वैसे पार्ट 2 में मैं पोलन ग्रेन के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, आप लोग जाके उसको पूरा देखें। पोलन ग्रेन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं देखिए, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कुछ स्पीशीज में एलर्जीज कॉज करती हैं। ठीक है, ये क्या कॉज कर रही हैं? एलर्जीज। और यही एलर्जीज किस में आगे जाके क्या बन जाती हैं? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। अच्छा, क्या आप लोग मुझे नाम बता सकते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के? चलिए मैं लिखती हूं यहाँ पे, बाकी आप लोग भी रिकैप करिए अगर पता है तो। अस्थमा एंड दूसरा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जिसको हम लोग इन्फेक्शन का नाम भी दे देते हैं। कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, अब दूसरी चीज इसको ध्यान से देखिए गाइस, पोलन ग्रेन के बारे में जो मैं बताने वाली हूं ना अभी, वो बहुत सी जगह पूछा जाता है एज अ एमसीक्यू। देखिए, आपने पार्थेनियम का नाम सुना होगा, मैं लिख देती हूं पार्थेनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास। और अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करूं तो उसको गाजर घास बोलते हैं। देखिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो पता भी होगा कि गाजर घास क्या होती है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जिसको गाजर घास भी बोलते हैं, ये क्या होती है? एक टाइप की वीड होती है। अब वीड आप किसको बोलते हो? जो आपकी फसल है और जो आपके ये हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। एक होती है आपकी फसल और एक दूसरा होता है अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, आपकी फसल के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उन्हीं को वीड बोल देते हैं, और उन्हीं को दूसरा नाम क्या दे देते हैं? कॉन्टेनमेंट का, जो वांटेड नहीं होती, अनवांटेड। देखिए, पार्थेनियम इंडिया में कैसे आई? पार्थेनियम को इंडिया में कौन लेके आया? ये इंडिया में आई इंपोर्टेड वीट के साथ में। किसके साथ में आई? इंपोर्टेड वीट के साथ में। अच्छा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, वीट का साइंटिफिक नेम। इंपोर्टेड वीट के साथ में जो है पार्थेनियम इंडिया में आई, और क्या किया? जो अपने वांटेड प्लांट्स हैं उनके साथ में अनवांटेड प्लांट्स बहुत सारे ग्रो हो गए, उससे जो हमारी फसल है वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको वीड का नाम दिया, इसीलिए इसको बोला गया है अनवांटेड। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेड वीट के साथ में आई थी इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में हमने दो बातें नेगेटिव, जो डिसएडवांटेज बोलते हैं, वो हमने टॉपिक में अभी देख लिए हैं। बाकी अभी हम इसके एडवांटेज देखते हैं। देखिए, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं इसकी, पोलन ग्रेन का क्या एडवांटेज हो सकता है? पोलन ग्रेन को एज अ न्यूट्रिएंट, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन को कैसे यूज किया जाता है? फूड सप्लीमेंट की तरह। ठीक है, आपको पता है फूड सप्लीमेंट में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर मेनली क्या होता है? उसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट होती हैं, उसके अंदर मेनली प्रोटीन होता है, इसके अंदर कार्ब्स होती हैं एंड प्रोटीन। इसकी वजह से इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। अब देखिए, फूड सप्लीमेंट टैबलेट की फॉर्म में मिल सकता है, सिरप की फॉर्म में मिल सकता है, एंड एनर्जी ड्रिंक्स की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्म में ये मिलता है। अब देखिए, ऐसा माना गया है कि ये फूड सप्लीमेंट लेने के बाद में जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
अब एक बात का ध्यान रखिए आप लोगों की सीबीएसई की है, सीबीएसई बोल रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक में एक दे रखा है बी पोलन करके, बी पोलन टैबलेट, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में होती है। तो मेनली इसमें यही ध्यान रखना है कि ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिल सकती है हम लोगों को, ये सिरप की फॉर्म में भी मिल सकती है, ये किसी भी फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जिनको एलर्जीज नहीं होती है इससे। अब देखिए गाइस, इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जा सकता है। अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर 196 -196 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इसमें हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टोर करते हैं, जहां स्टोर होता है ये, उसको पोलन बैंक्स बोला जाता है, ठीक है। वहां हमने स्टोर कर दी है, उसके बाद में अगर हमें कभी भी क्रॉप ब्रीडिंग करानी पड़ेगी तो हम ये जो रिजर्व पोलन्स हैं इसको हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना गाइज, वो अपना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कौन सा होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं आप लोगों को। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, या फिर कार्पल, उसका नाम ही है, मतलब पिस्टिल बोल सकते हो या फिर आप कार्पल बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों एक ही होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब देखो गाइज, एक बात आप लोग समझो, पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर, अच्छा मैं एक बार ये आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला, ये पिस्टिल का पार्ट है, ये है स्टिग्मा, ठीक है, और ये है स्टाइल, एंड ये वाला पार्ट है ओवरी। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया ना कि पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोगों ने पिस्टिल का या फिर कार्पल का नाम दे दिया। देखिए अब इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करो। पिस्टल अगर एक होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर सिंगल पिस्टल है, तो उसमें क्या होता है? वो कौन सी कंडीशन होती है? मोनोकार्पस कंडीशन, मोनोकार्पस, ठीक है। और अगर पिस्टल ज्यादा होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है? मल्टीकार्पस, अब ध्यान से सुनो। मोनो मीन्स सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, उसको मोनोकार्पस बोल देते हैं। आप लोगों का आजकल फेवरेट फ्रूट चल रहा है मैंगो के अंदर कैसी कंडीशन पाई जाती है? मोनोकार्पस, ठीक है। अब ध्यान से समझो मल्टीकार्पस को। देखो मोनोकार्पस तो बहुत आसान सा है, मल्टीकार्पस समझो। इसमें भी 2 सिचुएशंस आती हैं। कौन कौन सी? एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस में पिस्टल्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं, ठीक है। कैसी पिस्टल्स होती हैं गाइस? इसके अंदर फ्री पिस्टल्स होती हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका? माइकेलिया, जिसको हम लोग चंपा बोल देते हैं, या फिर याद करने के लिए ये बोल दो कि चंपा जो है वो बहुत फ्री माइंडेड है, ठीक है। माइकेलिया को चंपा बोलते हैं। चंपा कैसी है? बिल्कुल फ्री माइंडेड है, तो उसको एपोकार्पस का नाम दे दिया, ठीक है। सिनकार्पस वाली जो सिचुएशन होती है उसमें कैसे होते हैं? कार्पल जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, इसमें फ्यूज्ड होते हैं। अब देखिए सिनकार्पस वाले का एग्जाम्पल मैं इधर कहीं पे लिख देती हूँ। ये देखिए सिनकार्पस वाले का जो एग्जाम्पल है वो है ब्रिंजल,
दूसरा है हिबिस्कस। हिबिस्कस में और ब्रिंजल में कैसी सिचुएशन देखी गई है, सिनकार्पस, जो कि फ्यूज्ड होते हैं। क्या फ्यूज्ड होते हैं, कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ एपोकार्पस सिनकार्पस का। एपो मीन्स सिंगल, नॉट सिंगल, एपो मीन्स फ्री। ठीक है, कैसे हैं, फ्री कार्पल्स हैं माइकेलिया में, जिसको हम चंपा का नाम दे देते हैं, चंपा बोल देते हैं, और सिनकार्पस जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। अब देखिए, इसी से ही समझाती हूँ आगे। गाइस, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए, आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो होता है लैंडिंग सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ये क्या होता है, ये होता है लैंडिंग सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है वो यहां पे आके लैंड करेंगे। ये वाला पार्ट जो है वो है स्टिग्मा का, यहां पे आके पोलन ग्रेन्स जो है लैंड करेंगे। स्टाइल वाला जो पार्ट है, स्टाइल मतलब डंडी है जिसके ऊपर स्टिग्मा बना हुआ है, ये डंडी को, ये कैसी होती है गाइस, ये होती है इनलोंगेटेड स्टॉक। ठीक है, फिर नीचे आता है ओवरी। अब ओवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी क्या है, ओवरी क्या बनाएगी, देखिए ओवरी में, ओवरी से ही जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो ओवरी वाले पार्ट के अंदर ही बनता है। ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, ओवरी से एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। तो अब ओवरी को उठा के देखते हैं कि ओवरी का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है। देखिए, कुछ ऐसी सी हमारे पास है ओवरी का स्ट्रक्चर। ये है इसके अंदर ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स जिस डंडी से अटैच है उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। ठीक है, ये है ओव्यूल्स। देखिए, अब फ्यूनिकुलस वॉल है, उसके बीच में जो अटैचमेंट है उसको प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, ये है प्लेसेंटा। अब देखिए गाइस, हम लोग पूरा पूरा इसी का ही देखेंगे आगे चल के। आप लोगों को इतना कंफर्म हुआ, इस पार्ट को हमने ओव्यूल बोल दिया, ये पार्ट को फ्यूनिकुलस बोल दिया। ओव्यूल और फ्यूनिकुलस के बीच में जो जंक्शन बना हुआ है, ये वाला जंक्शन, इसको हम लोगों ने हाइलम बोल दिया। ओव्यूल और फ्यूनिकुलस के बीच में जो जंक्शन है उसको हम लोगों ने हाइलम का नाम दे दिया। ठीक है, फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब देखिए, अब बात करते हैं गाइस एक एग्जांपल लेके एनाट्रोपस ओव्यूल का। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, अब इस स्ट्रक्चर को ना आप लोग ध्यान से समझो। मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। देखो, ये जो रीजन है इसको बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, देखिए याद रखना, कैसे रखोगे, एनाट्रोपस इन्वर्टेड होता है, ऐसे होता है। जैसे आप लोग ए बनाते हो ना, ए ऐसे करके बनाते हो, ऐसे करके बनाते हो ना ए, वैसे से ये इन्वर्टेड होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे एनाट्रोपस का। ठीक है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा है, चैलेजल एंड, नॉट एंड, क्या है ये, क्या है, चैलेजा, चैलेजा। ठीक है, अब देखिए, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। इंटेगुमेंट्स का मतलब क्या है, कवरिंग। ठीक है, ये देखो, ये दोनों क्या हैं, ये है इंटेगुमेंट्स।
इंटेगुमेंट्स को क्या बोल देते हैं, कवरिंग बोल देते हैं। ये क्या बनाएंगी, ये जो सीड बनेगा ना उसकी कवरिंग बना देंगी, सीड की कवरिंग बनाएगी इंटेगुमेंट्स। देखिए जो ओवरी था वो था अपना फ्यूचर फ्रूट, ठीक है। जो सीड है, जो ओव्यूल है वो क्या होगा, फ्यूचर सीड। यहां पे लिख देती हूं मैं फ्यूचर फ्रूट। फ्यूचर फ्रूट क्या है, ओवरी, ठीक है। फ्यूचर सीड क्या है, फ्यूचर सीड क्या है, ओव्यूल, ठीक है। अब हम लोग फ्यूचर सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर, फ्यूचर सीड का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे चैलेजा होता है, ये दो इसकी इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर एंड इनर। अच्छा मैं इसको वापस से सही लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। इनर, दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब देखिए गाइस, जो सबसे पहले वाली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ये क्या, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस, ठीक है। ये है हाइलम रीजन, हाइलम रीजन। और मैंने बताया था ओव्यूल के बीच में, और जो ये है ओव्यूल किससे अटैच है, फ्यूनिकुलस से, हाँ फ्यूनिकुलस पार्ट है ये, CULUS। जो ये वाला पार्ट है ये है फ्यूनिकुलस, जो ये वाला एंड है ये माइक्रोपाइलर एंड। सारी कहानी कहां से शुरू होगी, ये होगी इस न्यूसेलस से, ठीक है। अब एक बात को आप अच्छे से समझो, ये पूरा न्यूसेलस भरा हुआ है, यहां पे कहीं हमारा जो है एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब देखिए इसके आगे की कहानी शुरू होती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए गाइस, न्यूसेलस का स्ट्रक्चर बना देती हूं मैं। ये है न्यूसेलस, मास ऑफ सेल। ये जो अंदर बनेगा ये बनेगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहां पे एक ओव्यूल बना देती हूँ छोटा सा, देखिए अब देखिए ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइलर, ठीक है। ये रीजन कौन सा है, ये है न्यूसेलस का, न्यूसेलस। अब जो सारी कहानी शुरू होगी ना गाइस वो इस न्यूसेलस से स्टार्ट होगी, न्यूसेलस, न्यूसेलस। देखिए मैं ये एक ओवरव्यू दे रही हूं आप लोगों को, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन में मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या बना यहाँ पे बन गया मेगास्पोर का मदर सेल, इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब आप लोग जानते हो, जिसने पार्ट 2 देखा हुआ है, कि जो मदर सेल होती है उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद में, अच्छा मियोसिस क्या होता है, फटाफट से बताओ मियोसिस क्या होता है। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता, मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और कितनी बनेंगी, ये बनेंगी 4, ठीक है, 4 सेल्स बनी है। अब एक बात याद रखिए, 3 सेल्स जो हैं ये किसी भी काम की नहीं है, ये जो है वो डीजनरेट हो गई हैं,
बची कौन सी? एक, ये है फंक्शनल। अब ये जो फंक्शनल वाली है ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनाने में हेल्प करेगी। देखिए कैसे, ये सेल है, इसके अंदर में माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब डिवीजन माइटोटिक है तो पता ही है कि सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोटिक डिवीजन। गाइस इसमें जब तक माइटोटिक डिवीजन होगा, जब तक कि ये 8 सेल्स ना बन जाएं, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस उसमें कि ये स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए थे, ठीक है। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए थे। जब तक कि 8 सेल्स ना बन जाएं, जब तक ये माइटोटिक डिवीजन चलेगा, ठीक है। 8 सेल बनने के बाद में स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा और जब उनका अरेंजमेंट होगा तो वो कैसा दिखेगा? देखिए ये सेल्स हैं, ये 8 सेल्स को हम अरेंज कर देते हैं। जब तक कि ये सेल्स बनी है, इनके बाहर ना सेल वॉल नहीं है, सेल्स के बाहर में वॉल की फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। अब वॉल की फॉर्मेशन होती है तो देखते हैं कैसी लगती हैं ये देखिए 3 सेल्स यहाँ पे आ गई हैं, ये एक सेल यहाँ पे आ गई है और 3 सेल यहाँ पे आ गई हैं। देखिए जो 3 सेल्स यहाँ पे आई हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं? चैलेजा। चैलेजा, ठीक है। चैलेजा नाम क्या होगा? एंटीपोडल। एंटीपोडल 3 है तो इनका नाम क्या होगा? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। बीच वाली जो है वो सेंट्रल सेल, ठीक है, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। देखिए ये जो है ये है मेन, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है भाई, जो एग सेल है, ठीक है। ये है एग सेल और ये जो है इसकी 2 ये सहेलियां हैं जिसको सिनर्जिड्स बोल देते हैं, सिनर्जिड्स। अब देखिए गाइस, मैंने बोला था 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, माइटोटिक डिवीजन 3 बार में हुआ, 3 बार हुआ आगे तो कैसी बन गई? 8 सेल्ड, ठीक है। 8 सेल बनी थी लेकिन अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ, फिर से बोल देती हूँ, 8 सेल्स बनी थी पर इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि ये कैसी बन गई है? अब काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्स में जो है ये कन्वर्ट हो गई है। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ है कि ये 7 सेल्ड बन गई है, 7 सेल्ड। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि बीच वाली के पास में 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। बीच वाली जो है उसके पास में कितने हैं? 2 न्यूक्लियस, तो टोटल कितनी हो गई? 8। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। आप लोगों को समझ में आया? 7 सेल्स हैं पर न्यूक्लियस जो है वो 8 है, ठीक है। इसी को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज, ठीक है। अब देखो अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया ना तो भाई एक बार और सुन लो लास्ट। ये जो बंदा है ये आपकी फैमिली ग्रुप का, व्हाट्सएप का वो कीड़ा है जो जिसके पास में मैसेज आते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इस बंदे ने मैसेज फॉरवर्ड किए, जब तक फॉरवर्ड किए जब तक कि 8 लोगों के पास मैसेज ना पहुंच गए, ठीक है। अब 8 लोग जिनके पास में मैसेज गए हैं, कोई भी मैसेज लगा लो, कोरोना से रिलेटेड लगा लो, मैसेज गए हैं, वो कौन है? 3 तो अपनी चैलेजा आंटी के पास में चले गए, सीधे 3 सेल्स चैलेजा आंटी के पास में चले गए। 1 सेल महारानी जी के पास में आ गया है, फेमस पर्सनैलिटी एग सेल। 2 इसकी सहेलियों के पास आ गया है और बीच में 1 सेल बन गया है सेंट्रल पार्ट, ठीक है। अब न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस सब में सिंगल सिंगल है, बट जो बीच वाला पार्ट है उसी में सिर्फ 2 न्यूक्लियस है। अब समझ में आया आप लोगों को? गाइज अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आगे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। बाय।